हाँ देखिएगा सभी लोग इधर ध्यान दीजिए। कल हम आपको वर्धमान और ह्रासमान फलन पढ़ा रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि वर्धमान फलन क्या होता है और ह्रासमान फलन क्या होता है, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। हाँ, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि वर्धमान में भी लोग दो कैटेगरी बांट दिए, निरंतर वर्धमान और जो है वर्धमान। तो निरंतर वर्धमान में क्या होता है, फलन लगातार बढ़ता जो है चला जाता है। अब सोच रहे हैं कि वर्धमान में क्या होता है, ज़रा उसको भी लेते हुए एक स्थिति और बाकी थी, हम उसको बता दे रहे हैं। एक स्थिति और क्या थी, कभी कभी फलन न तो वर्धमान होता है न तो ह्रासमान, तो उस स्थिति का चर्चा हमें करना है। तो हमने आपको बताया था कि जैसे वर्धमान में निरंतर वर्धमान क्या है, निरंतर वर्धमान, तो निरंतर वर्धमान में हमने आपको बताया था कि फलन लगातार बाएं से दाएं देखने पर लगातार ऊपर बढ़ता जो है चला जाता है। अब उसको शॉर्ट में ले रहे हैं, जो लोग नहीं आए रहे होंगे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लेंगे, पढ़ा है वहाँ पर। तो यहाँ देखिए निरंतर वर्धमान क्या है, जैसे सपोज करिए निरंतर वर्धमान में फलन बाएं से दाएं देखने पर ये लगातार किधर जाता है, ऊपर, यानी x1 x2, जब x का मान बढ़ता है तो इधर देखिए y1 y2 का मान बढ़ता जो चला जाता है। इसको हम पूरी व्याख्या कर चुके हैं। x1 या जैसे इधर देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ 1 पर इसका मान ये है जो यहाँ पे है, जैसे इधर भी हमने ले लिया 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4। तो देखिए जब फलन का मान 1 है तो यहाँ y1 का मान 1 और 2 के बीच में, जब x का मान बढ़ गया तो फलन का मान 2 और 3 के बीच में, जब 3 हो गया तो यहाँ इसके बीच में आ गया, किसके 3 और 4 के बीच में। यानी x का मान बढ़ने पर इधर y का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो बाएं से दाएं देखने पर फलन लगातार ऊपर जाता है। इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं, निरंतर वर्धमान। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है, आपको हम सारी चीज़ बता चुके हैं, अब उसको बार बार हमें नहीं बताना है। जैसे हमने आपको बताया था कि x1 का मान x2 से छोटा है, तो ये इम्प्लाइज करेगा कि y1 भी y2 से छोटा है, ठीक है, y1 भी y2 से छोटा है। तो x1 छोटा है x2 से, तो यहाँ पे y1 को आप क्या लिख सकते हैं, y1 को ही क्या लिखा जाएगा, fx1 छोटा है किससे, fx2 से, y1 को fx1 बोला जाएगा, y2 को जो है fx2। तो ये कंडीशन है, लेकिन इस कंडीशन से लोग सिद्ध नहीं करते। हमने आपको इसके लिए एक और मेथड बताया था, अवकल गुणांक ना, अवकल गुणांक मेथड बताया था, उसी से लोग सिद्ध करते हैं, क्योंकि यहाँ चैप्टर किसका है, अवकल गुणांक का अनुप्रयोग। लेकिन इस मेथड से आपको पकड़ में क्या आया कि वास्तव में वर्धमान होता क्या है, निरंतर वर्धमान क्या होता है। इससे पता चलता है कि x1 का मान जब x2 से छोटा है तो y1 भी क्या होगा, y2 से छोटा होगा। यानी अब x1 उल्टा हमने आपको बताया था कि x2 का मान x1 से बड़ा है तो y2 भी क्या होगा, y1 से बड़ा होगा। अब निरंतर वर्धमान में एक और कंडीशन हमने ये बताई थी कि यहाँ कोई भी जब किसी पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा यहाँ जो कोण थीटा बनेगा, थीटा का जो मान होगा वो 90 से कम होगा या 90 के बराबर। तो यहाँ पर थीटा का जब टेंजेंट निकालेंगे, थीटा का जो टेंजेंट होता है वही स्पर्श रेखा की प्रवणता बोल दी जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा की। तो प्रवणता यम बराबर क्या होता है, यम बराबर tan थीटा। और हमने आपको बताया था किसी पॉइंट पर जो यम का मान होता है उस पॉइंट के अवकल गुणांक के बराबर होता है, यानी यम का मान किसके बराबर होता है, dy/dx बराबर tan थीटा। तो जब थीटा का मान 0 से 90 के बीच में होगा, जब कोई फलन वर्धमान होता है तो थीटा किसके बीच में आता है, 0 से, तो थीटा का मान 0 से 90 के बीच में आएगा तो tan थीटा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब उसका मान जो आएगा प्लस में आएगा, जैसे tan 60 tan 45 tan 30 सब किस में आते हैं, प्लस में आते हैं। तो इसका मतलब प्लस में आने का, धनात्मक आने का मतलब क्या होता है कि dy/dx का मान अगर पॉजिटिव आ गया तो अपने आप फलन क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। इसी को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। वर्धमान
ठीक। और प्लस में आने का मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का मान 0 से बड़ा होगा। प्लस का मतलब क्या है, धनात्मक संख्या जो होती है 0 से, इसका मतलब जब आप किसी फलन का डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे वो 0 से बड़ा आए यानी पॉजिटिव आए तो फलन क्या होगा, वर्धमान। अक्सर यही सब यूज करते हैं, यही हम भी यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए दूसरा क्या था, हम उसको भी बता देना चाहते हैं, ओनली वर्धमान। वर्धमान, तो वर्धमान क्या है आपका, वर्धमान में केवल इंक्रीजिंग आता है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और वर्धमान ओनली जो है इंक्रीजिंग। तो ओनली इंक्रीजिंग में क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। तो ओनली इंक्रीजिंग में इस तरह से होता है कि जैसे देखिए फलन जैसे ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि लगातार बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते कहीं रुक भी सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। जैसे देखिए ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, ऐसे गया, लगातार बढ़ा ना, ऊपर की ओर गया। अब क्या हुआ, कुछ देर के लिए कांस्टेंट हो गया, ऐसे कुछ देर के लिए क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया, फिर जो है बढ़ गया ऐसे। तो यहाँ पर लगातार नहीं बढ़ा, बढ़ा, डेवलपमेंट हुआ, लेकिन बीच में क्या हुआ था, रुक गया। तो यहाँ पे जैसे पॉइंट आपका x1 है, तो x1 पर इसका मान y1 है और यहाँ y1 है, तो जब x2 लिया तो x2 पर भी इसका मान क्या है, y1। तो इस वर्धमान में क्या होता है, वर्धमान में इस तरह से होता है कि x1 का मान x2 से छोटा है, तो यहाँ पे यह इम्प्लाइज करेगा कि fx1 का मान क्या होता है, वर्धमान के लिए कंडीशन fx1 का मान भी क्या होता है, fx2 से छोटा है होता है। लेकिन जहाँ वर्धमान हो गया तो यहाँ पे देखिए x1 और x2 दोनों पॉइंट्स पर जो fx का मान है वो आपस में बराबर है। fx का मान इस पॉइंट पर भी y1 है, इस पॉइंट पर भी क्या है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ पे बात सही है कि x1 का मान क्या है, x2 से छोटा है, तो fx1 का मान fx2 से छोटा भी हो सकता है और आपस में बराबर। तो यहाँ पे देखिए fx1 का मान fx2 के बराबर है, लेकिन अन्य पॉइंट्स पर देखिए तो वहाँ बराबर नहीं बल्कि छोटा है। जैसे यहाँ पे हम देखिए कोई पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पे जो y1 का मान इतना है और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया तो यहाँ पे fx का मान इतना है, मतलब ये ज़्यादा है और ये जो है कम है। लेकिन इसमें ऐसी भी स्थिति आ सकती है जहाँ पे केवल इंक्रीजिंग है, तो वहाँ fx1 का मान fx2 से छोटा भी हो सकता है और बराबर। अब आप लोग कहेंगे बराबर वाली स्थिति कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है। देखिए x1 x2 से छोटा है, लेकिन fx का मान दोनों पॉइंट पर आपस में क्या है, बराबर है, y1 है ना। fx का मान पहले भी पॉइंट पर y1 है, और तो इसमें क्या हो सकता है, वर्धमान के लिए क्या हो सकता है, वर्धमान के लिए x1 का मान x2 से छोटा है, तो fx1 का मान fx2 से छोटा भी हो सकता है और बराबर, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन ये थी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी निरंतर ह्रासमान। तो निरंतर ह्रासमान क्या है, निरंतर ह्रासमान फलन बढ़े ना, बाएं से दाएं देखने पर फलन जो है घटे, किधर आए, नीचे की ओर, तो निरंतर ह्रासमान इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें देखिएगा जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि कोई फलन है इस टाइप से, अब बाएं से दाएं देखने पर ऊपर नहीं जा रहा है बल्कि नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, लगातार नीचे आ रहा है, कहीं बीच में ब्रेक जो है नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसका मान x1 है, तो यहाँ पे फलन का मान y1 है। जरा सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x2 है, तो यहाँ पे फलन का मान क्या है, y2। तो यहाँ x1 का मान x2 से छोटा है, क्योंकि x1 पहले है और x2 जो है बाद में। तो x1 का मान x2 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या है, उल्टा है, y2 का मान y1 से, y2 का मान या x1 का मान x2 से छोटा है, तो y1 का मान y2 से
क्योंकि y1 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, y2 कहाँ से कहाँ तक है, बस यहीं तक है। तो ज़्यादा कौन है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनी, निरंतर वर्धमान के लिए लगातार घट रहा है, तो x1 का मान x2 से छोटा है, तो इम्प्लाइज करेगा कि y1 का मान y2 से क्या है, y1 का मान y2 से बड़ा है। देखिए y1 इतना है और y2 जो है इतना ही है ना, तो बड़ा कौन है, y1। अब इसी को हम क्या लिखेंगे, x1 छोटा है x2 से, इम्प्लाइज कर रहा है y1 को क्या लिखेंगे, fx1 बड़ा है किससे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा होता है, यहाँ x1 x2 से छोटा है तो y1 भी छोटा होता है किससे, और यहाँ पे क्या होता है, y1 छोटा नहीं होता बल्कि बड़ा हो जाता है। तो अब ये जो है आपका स्ट्रिक्टली ह्रास मान है, जहाँ फलन लगातार नीचे की ओर आ रहा है, मतलब घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब नीचे आ रहा है बाएं से दाएं देखने पर। अब यहाँ पे क्या होता है, ये तो आपका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट मेथड है कि फलन ऊपर नहीं जा रहा है बल्कि फलन नीचे आ रहा है, यानी x1 का मान x2 से छोटा है तो y1 का मान छोटा नहीं होगा बल्कि y1 का मान y2 से बड़ा होगा, और इसमें सीधा होता है वही होता है। अब यहाँ पे देखिएगा जो डेरिवेटिव मेथड है, जो आपका अवकल गुणांक मेथड है, वो क्या है, यहाँ पे देखिए जब किसी पॉइंट पे आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो क्या होगा, यहाँ जो कोण बनेगा वो 90 से जो है ज़्यादा, 90 से ज़्यादा होगा, हमेशा 90 से अधिक होगा। तो 90 से यहाँ पे अधिक हो गया तो जो tan थीटा आएगा उसका मान प्लस में नहीं आएगा, माइनस में आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, m बराबर tan थीटा, तो tan थीटा यहाँ पे थीटा का मान 90 से जो है अधिक है, ग्रेटर देन है, 90 से अधिक है, तो यहाँ tan थीटा किस में आएगा, यहाँ tan थीटा आपका जो है माइनस में आएगा, और m को ही क्या कहते हैं, dy/dx। तो यहाँ पे dy/dx किस में होगा, माइनस में होगा। अब कोई भी संख्या माइनस में है इसका मतलब वह 0 से जो है छोटी है, इसका मतलब यहाँ पे जो dy/dx आएगा उसका मान क्या होगा, 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो अगर dy/dx का मान 0 से बड़ा आता है तो क्या है, 0 से बड़ा आता है तो वर्धमान है, और 0 से छोटा आता है तो, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे dy/dx का मान क्या हो सकता है, यहाँ पे dy/dx का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी। ठीक है, और यहाँ पे जब निरंतर ह्रास मान है तो 0 से छोटा होगा, लेकिन जब केवल ह्रास मान होगा तो 0 से छोटा भी हो सकता है, 0 से बराबर है। केवल ह्रास मान क्या होगा, केवल ह्रास मान में कौन सी स्थिति आती है, उसमें लगातार घटेगा नहीं बल्कि बीच में कहीं जो है रुक सकता है, लगातार कुछ देर तक उसमें परिवर्तन जो है नहीं होगा, कुछ देर तक वो रास्ते में रुका रहेगा, तो वो वर्धमान होगा, वो ह्रास मान होगा, ओनली ह्रास मान। और लगातार घट रहा है तो ये क्या है, तो जल्दी इतना नोट करिए। तो देखिएगा इधर चौथा नंबर डालिए, बात नहीं, इधर देखिएगा ह्रासमान फलन, ह्रासमान फलन। तो देखिए ह्रासमान क्या है जरा समझिएगा। ह्रासमान का मतलब ये होता है, जैसे देखिए यहाँ ध्यान दीजिए सब लोग, जिसे डिक्रीज कर रहा है, फलन नीचे आ रहा है ना, लेकिन लगातार नीचे नहीं आएगा, कुछ देर के लिए कांस्टेंट हो गया, मतलब ब्रेक हो गया, उसका नीचे आना जो है ब्रेक कांस्टेंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका ब्रेक। तो अब ब्रेक होने के बाद फिर जो है घट गया नीचे, तो ये घटा लेकिन लगातार जो है। तो जिससे यहाँ पे x1 का मान देखिए, x1 पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फलन क्या है, y1 है, और यहाँ x2 पर भी क्या है, y1 ही है, मतलब उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी दोनों स्थितियों में x1 पर भी fx का मान y1 है और x2 पर भी fx का मान y1, मतलब उसके मान में परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या बताए थे हमने, इसके लिए कंडीशन क्या बताया था कि x1 छोटा है x2 से, तो क्या होता है, यह इम्प्लाइज करता है कि y1 का मान क्या बताया था, इसका उल्टा होता है, y1 का मान किससे होता है, बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है, y2 से। लेकिन
यहाँ पर देखिए x1 और x2 पर बड़ा नहीं बल्कि आपस में, तो यहाँ पे बड़ा के साथ साथ बराबर भी हो सकता है, तो यानी यहाँ बड़ा भी हो सकता है और y1 का मान y2 के बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन है। अब जरा ये देखिएगा, अब इसमें dy/dx वाली स्थिति क्या होगा, तो dy/dx वाला उसमें क्या आता था, dy/dx का मान देखिए इसमें क्या आया था, dy/dx का मान 0 से छोटा है। अब इसमें छोटा के साथ साथ बराबर भी हो सकता है, इसके लिए छोटा के साथ साथ क्या होगा, बराबर भी हो सकता है। अब जल्दी से एक लास्ट वाला स्टेज देख लीजिए आप लोग। तो मान लीजिए कोई फलन इस प्रकार से हो, न तो वर्धमान है और न तो ह्रासमान। तो पांचवी स्थिति, तो पांचवी स्थिति आपकी फलन न वर्धमान है न ह्रासमान, ठीक है, न तो वर्धमान है न ही ह्रासमान है, तब क्या होगा, तो यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ फलन कांस्टेंट होता है y बराबर, जिससे y बराबर fx होता है ना, तो यहाँ fx का मान कोई कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा न, तो मतलब वो फिक्स होगा, वो x h के समांतर होगा ना। तो जैसे आपका कोई फलन ऐसे है, सपोज करिए ये जो है आपका x h है, तो ऐसे कांस्टेंट है, ऐसे मतलब वो समांतर चल रहा है x h के, न तो इंक्रीज कर रहा है न तो डिक्रीज। तो ऐसे जब कांस्टेंट फलन कोई होता है तो न इंक्रीजिंग होता है न तो डिक्रीजिंग होता है ना। तो कोई फलन जब कांस्टेंट होता है, ये नियतांक, तो अगर नियतांक है तो वह न तो इंक्रीजिंग होगा न तो डिक्रीजिंग, न ही वर्धमान है और न ही ह्रासमान, न बढ़ रहा है न तो घट रहा है, ठीक है। अब इसका देखिए जब अवकल गुणांक निकालेंगे तब क्या होगा, y का अवकल गुणांक क्या होगा, dy/dx। तो dy/dx इसका क्या आएगा, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होगा 0। तो इसका dy/dx इसका अवकल गुणांक, यानी जब केवल 0 आए किसी पर भी, चाहे जो मान लीजिए जिसे यहाँ x1 लिया तो x1 लिया तब भी इसका मान y1 है, x2 लिया तब भी इसका मान क्या है y1 है, इसके मान में कोई परिवर्तन, ये कांस्टेंट है। x3 लिया तब भी ये y1 ही आ रहा है, यानी y के मान में कोई परिवर्तन। तो कांस्टेंट जब होता है तो न वर्धमान होता है और न ह्रासमान होता है। ऐसे फलन में dy/dx का मान 0 के बराबर होता है। तो dy/dx 0 है तो इसका मतलब वह न तो वर्धमान है न तो ह्रासमान। अच्छा, न वर्धमान और न ह्रासमान वाली एक स्थिति और आपको वैसे बता देते हैं। जैसे कोई फलन इस इंटरवल में है a से लेकर b तक, तो देखिए मान लीजिए फलन ऐसे है, देखिए सपोज करिए ऐसे गया, इंटरवल a से b तक में ऐसे गया, इस तरह से गया ना। तो ज़रा आप लोग सोचिएगा ये कैसे, यहाँ से यहाँ तक ये फलन a और b के बीच में कोई पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट से यहाँ तक फलन तो इंक्रीज कर रहा है, देखिए ये कहाँ जा रहा है ऊपर, और फिर इधर जब आने लगा तो इंक्रीज नहीं कर रहा है, डिक्रीज, मतलब कि ये नीचे आ रहा है। तो अगर किसी इंटरवल में फलन इंक्रीज भी करे और डिक्रीज भी करे तो न तो वर्धमान होता है न तो ह्रासमान। यानी इसी इंटरवल में देखिए एक बार इंक्रीज किया और फिर डिक्रीज किया, जितना प्लस में गया उतना ही जो है माइनस में गया, तो न तो इंक्रीज किया। तो यदि किसी इंटरवल में कोई फलन वर्धमान और ह्रासमान दोनों हो तो न वर्धमान होता है और न ही ह्रासमान। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी इंटरवल में या किसी अंतराल में, यदि किसी अंतराल में फलन वर्धमान और ह्रासमान दोनों हो, वर्धमान और ह्रासमान दोनों हो,
दोनों हो तो फलन न वर्धमान और न ही ह्रासमान होता है। और न ही ह्रासमान होता है। समझ आया सबको? अब आपका न्यूमेरिकल चालू होगा, पूरी थ्योरी इसकी जो है समाप्त हुई।